Welcome to the Fauji Tactical Lab. ये किले सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थे, ये राज्यों की सुरक्षा और उनकी शक्ति के प्रतीक थे। और अक्सर इन्हें ऐसी जगहों पर बनाया जाता था जहां प्रकृति खुद उनकी रक्षा करे। बिल्कुल, जैसे ऊंची पहाड़ियों पर। हाँ, ऊंची पहाड़ियों पर या नदियों या समुद्र से घिरे द्वीपों पर या फिर घने जंगलों के बीच में। सही। यहां बात दिलचस्प हो जाती है। सोचिए, एक विशाल किले की घेराबंदी चल रही है, महीनों तक, शायद सालों तक। बहुत लंबा समय। किले की रक्षा सिर्फ ऊंची दीवारों या मजबूत फाटकों पर निर्भर नहीं थी, उसमें और भी बहुत कुछ था, जैसे किले के अंदर से बाहर निकलने के गुप्त रास्ते। हाँ, अचानक हमले के लिए। बिल्कुल, ताकि सैनिक अचानक हमला कर सके। फिर दीवारों के चारों तरफ खोदी गई गहरी खाइयां, जिनमें पानी भरा हो या नुकीले बांस गड़े हों। बिल्कुल, इस किले ने कई घेराबंदियां झेली, खासकर मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल शासकों द्वारा। हर घेराबंदी अपने आप में वीरता, बलिदान और अद्भुत रक्षात्मक रणनीतियों की कहानी है। जैसे कोई खास घेराबंदी? जैसे अलाउद्दीन खिलजी की घेराबंदी या फिर अकबर की घेराबंदी के किस्से बहुत मशहूर है। इन कहानियों में सिर्फ राजपूतों की बहादुरी का जिक्र नहीं है, अच्छा, बल्कि इस बात का भी जिक्र है कि कैसे उन्होंने किले की जो भौगोलिक स्थिति थी उसका फायदा उठाया, पानी के स्रोतों मतलब कुंडों को कैसे सुरक्षित रखा और कैसे सीमित साधनों के बावजूद लंबे समय तक दुश्मन को रोके रखा। कभी कभी जौहर जैसी सामूहिक आत्म बलिदान की दुखद कहानियां भी सामने आती हैं, हाँ, जो उस घेराबंदी के भयानक मनोवैज्ञानिक दबाव और हार न मानने के संकल्प को दर्शाती हैं। चित्तौड़ की कहानी यही बताती है कि किला सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता, वो एक प्रतीक बन जाता है। हाँ, वो वहां के लोगों के संकल्प, उनकी रणनीति और उनकी पहचान का प्रतीक बन जाता है। यहाँ भौतिक सुरक्षा के साथ साथ मतलब मनोवैज्ञानिक दृढ़ता और रणनीतिक लचीलापन, ये दोनों ही रक्षा के लिए उतने ही जरूरी थे।